एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं आद्विक और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में जहां पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहती, वेस्ट बंगाल। अगर आप भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री को क्लोजली देखो तो बंगाल का नाम कई बार सामने आता है। स्टूडेंट मूवमेंट्स हो, आइडियोलॉजिकल बैटल्स हो, लेबर पॉलिटिक्स हो या नेशनल नैरेटिव्स हो, वेस्ट बंगाल हमेशा पॉलिटिकल डिस्कशन के सेंटर में रहता है। और शायद इसी वजह से बंगाल इलेक्शंस हमेशा नॉर्मल स्टेट इलेक्शन जैसा फील नहीं करता है। यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नेंस का इशू नहीं होता, यह आइडेंटिटी का इशू होता है, आइडियोलॉजी का इशू होता है, ग्राउंड लेवल इन्फ्लुएंस का इशू होता है और कई बार इमोशंस और हिस्ट्री का भी इशू होता है। डेकेड्स तक बंगाल ने डिफरेंट पॉलिटिकल एरा देखे, लेफ्ट डोमिनेंस, ग्रास रूट गेटवे पॉलिटिक्स, एग्रेसिव पॉलिटिकल कंपटीशन और चेंजिंग वोटर एक्सपेक्टेशन। और जब एक ऐसा फेज चल रहा है जहां बंगाल पॉलिटिक्स सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स नहीं रही, वो बन गई है एक नेशनल बैटल ग्राउंड, जो कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी उतरे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में रिपोर्ट्स में आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया था ऑन द विन ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो आज हम समझेंगे वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स सिर्फ हिस्टोरिकली इतने डिफरेंस क्यों है, इलेक्शंस यहाँ इतने इंटेंस क्यों फील होते हैं, कैसे आइडियोलॉजी और ग्राउंड पॉलिटिक्स यहाँ डीपली कनेक्टेड है और क्यों बंगाल इलेक्शंस का इम्पैक्ट पूरे नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पर फील होता है। मेरे साथ है संजय जी, जो इस टॉपिक को डीप ब्रेकडाउन देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप हमारे पास व्यूअर रहे हो तो एक हमने पॉडकास्ट बनाए थे अबाउट वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो उसमें भी आए थे। सो वेलकम बैक। नमस्कार, धन्यवाद आदित्य। एम्स के चैनल के सारे दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और सत श्री अकाल, जय श्री राम एंड भारत माता को सैल्यूट। तो आदित्य जैसे बता ही चुका है कि ये उसका दूसरा पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट काफी अच्छा उन्होंने ओपनिंग किया था, वो था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर। आप सब जिनने भी उस पॉडकास्ट को देखा होगा, उन पॉडकास्ट के जो मैटर, उसके जो कंटेंट है, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लगेंगे। तो अगर हो तो आप देखिएगा, उसके बाद वॉच करिएगा। अदरवाइज इसको भी हम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है उन्हें भी समझ में आए कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। पॉडकास्ट का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ, ओके। डेकेड्स तक बंगाल को भारत के मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट्स में काउंट किया जाता है। यहाँ स्टूडेंट मूवमेंट्स पावरफुल रहे हैं, लेबर पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग रहा है, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन के पात्र रहे हैं और इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं, सोशल एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से बंगाल इलेक्शन हमेशा नेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीट्स का बैटल नहीं होता, नैरेटिव्स का बैटल होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को हिस्टोरिकली इतना डिफरेंट क्यों बनाया जाता है और क्यों बंगाल इलेक्शंस का इम्पैक्ट स्टेट बॉर्डर से बाहर भी फील होता है। तो संजय जी, क्या आप सबसे पहले ये एक्सप्लेन करेंगे कि वेस्ट बंगाल को हमेशा हाईली पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट क्यों का बोला जाता है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि भारत जब अंग्रेजों ने कॉन्कर किया था, जिस समय वो आए थे भारत में, तो उनकी एंट्री जो है बंगाल में ही हुई थी, बंगाल के थ्रू। उस टाइम कैलकाटा उनका मेन सेंटर पॉइंट होता था एंड पोर्ट भी था यहाँ पे, बहुत सारी फैसिलिटीज थी। तो वो जब इनिशियली आए थे तो वो एक ट्रेडर की तरह आए थे। उन्होंने उस टाइम मुगल एम्परर का यहाँ पे रूल हुआ करता था, मुगल का। तो उनसे उन्होंने एक छोटा सा जगह मांगा था, बोला था हमें ट्रेड करने के लिए जगह दो। और वो जगह देने के बाद वो ट्रेड से बढ़ते 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 दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर द कंट्री। दैट वाज द शिफ्ट दैट हैपेंड फॉर एंड दे रूल्ड हियर फॉर 400 years, so that kind of thing.
तो वहां से अगर हम मैटर को कनेक्ट करें तो बिकॉज वो एंटर किए थे बंगाल से एंड इंडिया में रूल किए थे 400 साल, तो इट्स अ बिग हिस्टोरिकल इवेंट जो कि हिस्ट्री में सब कोई जानता है दुनिया में। तो वहां से वेस्ट बंगाल एंड कलकत्ता इंटरनेशनल पिक्चर, नेशनल पिक्चर सब जगह प्रोमिनेंटली इम्प्रिंट हो जाता है। तो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट हुआ था उस समय काफी सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, जिसमें कि बहुत सारे नेशनल राइटर, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाते थे, ये सब में से बहुत सारे लोग बंगाल से इमर्ज किए थे जब चला था ये सारा रिवोल्यूशन, इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट हुआ था। जैसे सुभाष चंद्र बोस है। सर आपका आवाज थोड़ा लो हो गया है। अभी थोड़ा बेटर है। हाँ। तो उस समय जो मेजर लीडर्स हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, श्री अरबिंदो जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन सब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था एंड इंटरनेशनली इन्होंने अपना एक इमेज भी बनाया जिसके कारण कि कलकत्ता एंड वेस्ट बंगाल वाज नोन अक्रॉस द ग्लोब। दूसरा यह है कि यहाँ पे लेबर मूवमेंट, जब ये ब्रिटिशर्स बने तो उनका कैपिटल कलकत्ता ही बना, और कलकत्ता जो कैपिटल बना धीरे धीरे उन्होंने अपने वहाँ के जो टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लेके आना शुरू किया, जिससे इंडस्ट्रीज आने शुरू हुए। जब इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए तो यहीं के लोकल लोगों ने एज अ वर्कर उन्होंने अपॉइंट किया। तो वर्कर के जो लेबर के कंडीशंस हैं उसके ऊपर फिर धीरे धीरे करके काम होने लग गया। तो जिसमें वर्कर के वेजेस हो गए, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी है, लेबर राइट्स के ऊपर बात होने लगी, यूनियंस फॉर्म होने लग गए। यूनियंस बेसिकली वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, उनका एक तरह से सेफगार्ड करता था। तो ट्रेड यूनियंस धीरे धीरे फॉर्म होने लग गए। अब वो जो ट्रेड यूनियंस बने वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट उनका होने लग गया कि दे गॉट कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह से जहां हमने देखा पहले इंडिया में इंटरनेशनली वेस्ट बंगाल का नाम हुआ, उसके बाद वहां पे इंडस्ट्रीज आई, वहां पे ट्रेड यूनियंस बने, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ। और जैसे पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ तो उनका लेबर पॉलिटिक्स बिकेम अ मेजर पार्ट, जिसमें लेबर के लिए लोग कलेक्टिव मैंने प्रोटेस्ट कल्चर यहाँ पे शुरू हुआ कि अगर कोई मुद्दा उनका है जो उन्हें बताना है तो लोग सड़कों पर उतर आते थे, स्ट्राइक करते थे, कहीं पे धरना देते थे, कहीं पे बंदी करते थे, अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए रोड पे पीस मार्च करते थे। तो इस तरह की अलग अलग चीजें होने लगी जिसमें कि उन्होंने शो करने लगे कि वी आर द केयर टेकर ऑफ लेबर्स। तो लेबर बिकेम ए इम्पोर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स। यहाँ से जो शुरुआत हुआ कल्चर, दिस वाज वेरी सिमिलर टू द लेफ्ट विंग कल्चर, जो आगे चल के हम देखते हैं कि लेफ्ट पार्टीज का यहाँ पे वेस्ट बंगाल में रूल हुआ, दैट वाज वेरी सिमिलर टू दैट। उसके बाद एक स्टूडेंट एक्टिविज्म बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस थे वहाँ पे पढ़ते थे, उनको धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना शुरू किया गया। तो स्टूडेंट्स बिकेम एक्टिव, दे इन डिफरेंट स्पीचेस देना, किसी एक करंट टॉपिक के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में बताना, राइट्स के बारे में फाइट करना। एंड इलेक्शंस जो है वो कॉलेजेस में होते थे विच यूज्ड टू गेट अ पॉलिटिकल बैकिंग, तो वहां से अपना स्टूडेंट एक्टिविज्म भी स्टार्ट हो गया। तो ये जो मेजर रीजंस हैं, दिस इज व्हाट गेव अ शेप टू पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल। अब वहां पे इनिशियल कांग्रेस पॉलिटिक्स चला, उसके बाद जो शिफ्ट हुआ वहां पे लेफ्ट पॉलिटिक्स आया। तो लेफ्ट पॉलिटिक्स का जो मेजर फोकस एरिया था वो एक जो हमने अभी बात किया, सारे वर्कर्स, उनका लैंड रिफॉर्म टू द लोएस्ट लेवल, विलेज लेवल, रूरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गांव का कैसे कैसे वहां पे बंटवारा होता है, वर्कर्स का राइट्स हो गया, लोकल कैडर नेटवर्क, यानी कि जो बिल्कुल मोहल्ले के लेवल तक जो कैडर है उनका नेटवर्क किस तरह से बनाए, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक तो सीपीएम लेफ्ट का हेड है, वहां से नीचे जो लोकल लेवल पे है वहां भी एक कोई नेता बैठा है, तो उनके उस नेता को उस एरिया के लोग सुने, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये हुआ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। जैसे ही लेफ्ट खत्म हुआ तो उसी उसी समय एक नया एरा आया था जहाँ पे कांग्रेस से ममता बनर्जी एक लीडर के रूप में उभरी, जब उन्होंने लेफ्ट के सुरेंद्र मुखर्जी को उन्होंने हराया था और इंडिया में उनका एक बड़ा नाम हुआ था। शी वॉज अ वेरी डायनेमिक लीडर एट दैट टाइम। तो कुछ दिन तो कांग्रेस में रही, देन शी फेल्ट कि नहीं, यहाँ मेरा कांग्रेस में जो है मेरा पॉलिटिकल स्टाइल इज वेरी सिमिलर टू व्हाट लेफ्ट इज देयर। तो शी वांट, वो एक अपना नया स्टाइल आइडेंटिफाई करना चाहती थी जिससे लोग ममता बनर्जी को रिकॉग्नाइज करें। तो वहां से सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है, सर रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, इसी का एक मिनट जो सर, जब हरा, सर हाँ सर आपका थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थप थप करके। अभी ठीक नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है, वीडियो कट रहा है, क्या हो रहा है? हाँ सर अभी ठीक है, वो
एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज में ना एक डिस्टरबेंस था। anyway, let's continue. हाँ। तो ममता बनर्जी जैसी आई वहाँ पे शी बिकेम वेरी पॉपुलर। उन्होंने फिर अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए उन्होंने एक स्टाइल बोला कि अब वो कांग्रेस में रह के मैं ये नहीं कर सकती, बिकॉज कांग्रेस का स्टाइल इज वेरी सिमिलर टू लेफ्ट का स्टाइल जो उस समय वर्किंग होती थी। तो देन शी सेट अप अ न्यू पार्टी टीएमसी करके। तो वहां से उनने एक नया पॉलिटिकल जर्नी शुरू किया। तो वहां पे टीएमसी में इनका जो मेन फोकस था दैट वाज हाईली पीपल सेंट्रिक, यानी कि लोगों के लिए जी जान देने को तैयार रहती थी। For their cause, for their purpose, she was ready to go to any extent. Emotionally charged, यानी कि every time she was, यानी कि जब वो बात करे लोगों को तो लगता था कि इसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो कनेक्ट करती थी लोगों के साथ। So that was there. Welfare focused, यानी कि लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड सारी बातें, सारा स्कीम, सारा प्लानिंग वेलफेयर से रिलेटेड रहता था। ग्रास रूट ड्रिवन, यानी कि उनका मेन मुद्दा ये रहता था कि लास्ट इंसान तक मेरा कनेक्ट होना चाहिए, उस तक मेरा स्कीम पहुंचना चाहिए, उसकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है, तो मुझ तक आनी चाहिए, मैं उसे सॉल्व करूंगी। तो ये सब जो इमेज है ये उसे एक एक्सेसिबल लीडर मैंने कि कोई एक कॉमन पर्सन भी उसके पास कभी भी जाके अपना पॉइंट रखे, उससे बात कर पाए। जैसे हम घर में अपने भाइयों से बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं, तो लोग उस तरह से ममता बनर्जी को लेके कनेक्ट करते थे कि अगर मुझे कोई भी अगर इशू हुआ है तो ममता बनर्जी या उसके कंसर्न्ड लीडर्स से मैं जाके बात करूं तो मेरे मुद्दे का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो दैट वाज अ एक्सेसिबल लीडर। शी प्रोजेक्टेड हरसेल्फ एज अ एक्सेसिबल लीडर। बीइंग एमएलए और एमपी, वो उसने एक अपना ऑरा नहीं मेंटेन किया कि वो लोगों से मिलने में वो हिचकिचाए या उनके लिए एक बॉर्डर बनाए, ऐसा नहीं। वो ओपन टू एवरीवन स्ट्रीट फाइटर थी। वो स्ट्रीट फाइटर में नहीं, कुछ भी हो जाए तो लड़ जाती थी, सड़कों में निकल जाती थी उनके लिए, खुद से जाके उसका प्रॉब्लम समझना, खुद उस बंदे को लेके जाना जहाँ पे कंसर्न प्रॉब्लम है, वहां जाके हाईलाइट करना कि इसको सॉल्व करो, सर पे बैठ के उसके। तो ये सब स्ट्रीट फाइटर उसका ये था, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक था। एंटी एस्टेब्लिशमेंट चैलेंजर, यानी तो लोगों को ये बोलते थे कि भाई तुम्हारे मुद्दे के लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे अंग्रेज हो, जो भी हो, चाहे इंटरनेशनली जाना पड़े। तो ये सारे क्वालिटीज के चलते लोगों ने उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। लोगों को ये लगने लग पड़ा है कि ये तो हमारे बीच की एक लीडर है। उसके अलावा जो बंगाली कल्चर, वहां का जो लैंग्वेज, उसमें भी वो बहुत अच्छे से ढली हुई थी। तो ये एक ऐसी लीडर थी जो घर का लीडर कहते थे, मतलब हर कोई कनेक्ट करता था, घर का लीडर। एंड बिकॉज वो सारे लोगों का कंसर्न जो है अच्छे से सुनती थी, उसे पूरा करती थी, दैट्स व्हाई शी वाज एबल टू रिपीट एवरी टाइम। वो करीब 15 साल तक उसने रूल किया बंगाल में। तो ये मेजर रीजन रहा जिसके कारण उसने 15 साल तक वहां पे रूल किया। ओके, तो बिफोर टेलिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे, कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं। हम लोग कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है। पिछले वीडियो में भी हमने प्रेडिक्ट किया था, हमने गेस किया था कि ये होगा, जो कि हुआ। और गेस नहीं था वो एग्जैक्टली वो बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स का एनालिसिस किया था। वी कनेक्टेड द डॉट्स। हमने आपको जो जो पॉइंट्स बताया था, इट वाज अ कंप्लीट एनालिसिस। किस तरह से सारी चीजों को हमने जोड़ा था, और उस जोड़े हुए चीजों से जो हमें रिजल्ट हमें दिख रहा था, वो हमने आपको बताया था कि विमेंस रिजर्वेशन बिल जो टीएमसी ने रोका है, इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, और वो ज्यादा मिलेगा बंगाल में, मे बी उन्हें जीतने में हेल्प करेगा। दिस वाज आवर कंक्लूजन। सो फाइनली दैट मैच विद व्हाट हैपेंड इन वेस्ट बंगाल। सो not by doing all these things, by exactly sticking to the facts, also we can know कि क्या होने वाला है पॉलिटिक्स में। तो दिस इज व्हाट आद्विक इज ट्राइंग टू हाईलाइट। वो इस पॉडकास्ट में भी सेम ही रहेगा। तो हाँ, इस पॉडकास्ट में भी हम चीजों को बहुत सिंपल रखेंगे कि आपको समझ में आ पाए कि एग्जैक्टली हम क्या बताना चाह रहे हैं, एंड यू गेट अ क्लैरिटी ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए हमने जो नाम दिया ना, इल्यूजन, जो आपको दिख रहा है उसके पीछे मैसेज कुछ और है। तो वही मैसेज को हम आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं पूरे पॉडकास्ट में। तो हम लोग का मोटो ये है कि बच्चा बच्चा समझे। हाँ, हर इंसान समझे। बच्चा हो गया, जो बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, बड़े लोग वो भी समझे, और जो समझते हैं तो खैर वो समझ ही जाएंगे। हाँ, तो इसके साथ अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपने टीएमसी का जो एक बैकग्राउंड बता दिया है, तो टीएमसी का कैंपेन और बीजेपी के कैंपेन में एक डिफरेंस बताएं, डिटेल्स डिफरेंस, और कौन सा क्लिक किया जनता में वो भी बताइए। ओके,
अब इसको समझने के लिए हमें लास्ट 15 इयर्स टीएमसी ने रूल किया, हमें पता ही है। तो हम 2021 पे जाते हैं, जो क्या टीएमसी का बोल रही है, पिछला बोलो विनिंग झूठ। ईयर था। तो 2021 का जो इलेक्शन हुआ था, उसके पिछले इलेक्शन में अगर जाएंगे तो वहां पे बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली थी और टीएमसी का तो मेजोरिटी था ही था। 2021 जब आया तो थोड़ा सा ट्रांजिशनल चेंज था, यहाँ पे बीजेपी के 3 से 77 सीट्स हो गई। टीएमसी ने अपना मेजोरिटी मेंटेन रखा, 200 प्लस सीट्स उनके थे, तो दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो एक कॉमन आदमी क्या बोलेगा, टीएमसी जीत गया, बीजेपी हार गया। लेकिन यहाँ मैसेज ये नहीं है, टीएमसी जीता बिकॉज उनने जो पॉलिसीज जो कर रहे थे लोगों के बीच में, जो उनका अगेंस्ट था, वो तो जीता ही है। लेकिन बीजेपी जो कि 3 सीट पे था, वो 77 पे आया। तो इट्स ह्यूज जंप, ह्यूमंगस जंप एक मिला उसे। इसका मतलब वो बीजेपी जो नेशनल पार्टी है, नॉर्मली अगर आप बीजेपी के आने से पहले का पूरा इतिहास देखेंगे, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो कांग्रेस के अलावा यहाँ पे नेशनल पार्टीज का नॉर्मली प्रेजेंस नहीं रहा है। वो केवल सीपीएम यानी कि लेफ्ट वाले जो हैं फोकस, देवर लिमिटेड टू वेस्ट बंगाल एंड केरल। कांग्रेस ही एक वहां पे कंपटीशन था। कांग्रेस जैसे ही गया, टीएमसी आया, तो ये फाइट हमेशा टीएमसी एंड लेफ्ट के बीच ही रहता था। तो इस बहुत समय के बाद एक नेशनल पार्टी ने अपना पोजीशन बनाने का कोशिश किया एंड दे वर गिवन अ बिग चांस। 3 से 77, दैट वाज अ बिग शिफ्ट। सो कंक्लूसिवली फिर से दोनों ने अपने अपनी चीजों को जीता। सो बीजेपी एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड टीएमसी एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन स्पाइट ऑफ इनकम्बेंसी, मैंने कि 2 बार उनका रूल करने के बाद भी तीसरी बार रूल करने में कामयाब रहे। मैंने कि लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो स्टिल मेंटेन थी। अब टीएमसी का जो इस इलेक्शन में 2026 के इलेक्शन की हम बात करें, तो यहाँ पे जो उनने किया, पहला तो क्या था, ममता बनर्जी का पर्सनल इमेज, जो हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रास रूट लेवल है, एक्सेसिबल है लोगों को, एंटी एलिट पर्सनैलिटी है, मैंने कि अपने आप को बहुत ही कॉमन इंसान की तरह रहती है। आप उनका ड्रेसअप देख लीजिए, उनकी बातचीत देख लीजिए, लोगों के बीच में उठना बैठना, उनका गाड़ियों में चलना, शी डजंट यूज एनी लग्जरी व्हीकल्स। तो एक कॉमन आदमी आराम से कनेक्ट कर लेता है, लगता है कि अरे सीएम हमारे ही बीच में से है, तो हमारे बीच में से आता है, तो हम कभी खुल के अपने बारे में अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। तो ये कनेक्ट का जो बेनिफिट उसको मिलता था, ये बहुत बड़ा बेनिफिट था, जिसके कारण वो रिपीटेडली जीत के आती थी। तो मैनी मैनी वोटर्स जो हैं वो कहते थे ये हमारी दीदी है। दीदी का मतलब क्या हुआ, दीदी वो होती है जो आपके बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है, आपके घर की मेंबर होती है, तो उसे अपने घर का मेंबर माना जाता था। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरा है बंगाली आइडेंटिटी। She being a Bengali, she being connected to the people's cause for a very long time and being in politics for a very long time, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से वो यहाँ पे है और लोग उसे देख रहे हैं, मैंने कि रिपीटेडली दे हैव सीन के भाई ये करती है लोगों के लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट बंगाल कल्चर, उसने पूरी तरह से अपने आप को बंगाल कल्चर में ढाला हुआ था। रीजनल प्राइड, हमेशा वो बंगाल के रीजनल प्राइड को हाईलाइट करती थी कि भाई हमारा बंगालीज का जो रीजनल प्राइड है, दैट इज द सुप्रीम, इसके ऊपर कुछ नहीं है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कहीं भी अगर जाएं तो बंगाली में बात करना, बंगाली लोगों को आइडेंटिफाई करना एंड बंगाली कल्चर को हमेशा दिखाना कि बंगाली लैंग्वेज इज अ वेरी रिच लैंग्वेज एंड इट्स अ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। तो सर इन आपका चीजों पे आवाज थोड़ा लो हो गया। बंगाली लैंग्वेज को हमेशा इंपॉर्टेंस देती थी। अभी ठीक है। हम्म, तो दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली पावरफुल थीम। बीजेपी ने इसको काउंटर करने के लिए, बिकॉज वहां पे उन्होंने ये शो करने की कोशिश किया कि बीजेपी बाहरी है, वो तो दिल्ली वाले हैं। तो बीजेपी ने अपना स्टैंड ये किया कि उन्हें शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया एज अ फेस ऑफ बीजेपी इन बंगाल। उन्होंने बोला कि ही इज द सन ऑफ द सॉइल। 2021 के इलेक्शन में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था नंदीग्राम से। तो बिकॉज हराया था, लोगों को पता था शुभेंदु अधिकारी के बारे में, उनको ये भी पता था कि ये ममता बनर्जी को हराया है, विच इज अ बिग न्यूज इन वेस्ट बंगाल। तो बिकॉज ऑफ दैट ही हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन वेस्ट बंगाल। तो उसको फेस बना के बीजेपी ने जब पिच किया, तो वो जो उनका जो एक ये था कि भाई हम वेस्ट बंगाल के हैं, वो बाहरी हैं, ये पिच समहाउ डाइल्यूट हो गया। तो बीजेपी ने उस मैसेज से उस चीज को डाइल्यूट कर दिया। ओके। उसके बाद टीएमसी का एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एडवांटेज ये था कि सारे स्कीम्स जो हैं, विमेन्स, स्टूडेंट्स, फार्मर्स, रूरल हाउस होल्ड, ये 4 कैटेगरी ऑफ पर्संस को टारगेट करते थे। सारे बेनिफिट्स जो हैं उनको देना। दैट बेनिफिट्स वर बोथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि जॉब से रिलेटेड थे, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी थे, उसमें कई सारे लोन के बेनिफिट्स थे, कई सारे बेनिफिट्स थे। अब इन सब बेनिफिट्स को उन्होंने बोला कि हम आपको इतने दिन से दे रहे हैं और लोगों को पता है कि हाँ दे रहे हैं, तो दे वर सेटिस्फाइड। So there was no
डिससेटिस्फेक्शन ऑन दिस पॉइंट। लेकिन बीजेपी ने क्या बोला कि आपको जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा हम और 6-7 चीजें दे रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है। अब कोई चीज अगर आपको एडिशनली मिलना चाहिए था और नहीं मिल रहा है इतने सालों से, तो वहां तो कंसर्न होता है ना। तो वो जो चीजें नहीं मिल रही थी वो बीजेपी ने बताया कि पीएम किसान स्कीम, फार्मर्स के लिए एक स्कीम है नेशनली, वो नहीं मिलता था यहाँ पे। तो बोले हम अगर आते हैं सरकार में तो ये सारे स्कीम हम आपको देंगे, पीएम किसान स्कीम, आयुष्मान भारत जिसमें फ्री मेडिकल फॉर ऑल होता है, सेंट्रल हाउसिंग स्कीम जो गरीब लोग हैं उनके लिए हाउसिंग फ्री होता है, विमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम, विमेन के लिए ये रहता है कि शादी होने पे, उनके प्रेग्नेंट होने पे या तो स्कूलिंग पे, अगर कोई बच्ची जाती है 18 साल पे तो स्कूल पूरा फ्री रहता है, स्कूल में जाने पे अगर सिंगल चाइल्ड हैं तो उनको लैपटॉप हो गया, बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं उसमें, विमेन सेंट्रिक है। तो वो सारी चीजें, अगर कोई विमेन बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बिना डॉक्यूमेंट्स के उसको बिजनेस की 5 लाख 10 लाख ऐसे डिफरेंट अमाउंट्स है वो उनको मिलती है बैंक के थ्रू। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स का उनने प्रॉमिस किया कि हम इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स आपको देंगे, जनरेट करेंगे जो खाली पड़े हैं। 7th पे कमीशन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बोला, विच वाज अ वेरी बिग अट्रैक्शन फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इस तरह से बीजेपी ने अपने पॉइंट्स को पिचिंग किया वहां पे टू काउंटर द टीएमसी। विमेन वोटर्स जो हैं वो टीएमसी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ये थे, क्योंकि टीएमसी में खुद ममता बनर्जी विमेन है, वो राइट्स को रखती है, वो उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है जैसे वो लोकल बंगाल की विमेन है और बिल्कुल आर्म विमेन है। तो हाउस होल्ड सपोर्ट, फाइनेंशियल, सोशल सिक्योरिटी, सब चीजों को टारगेट करती है। तो इनके कारण टीएमसी जो है शी वॉज वेरी पॉपुलर एज अमॉन्ग द विमेन्स। बट इस साल क्या हुआ 2026 में, बीजेपी ने एक विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया था जिसके बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, एंड टीएमसी वाज अ पार्टी हु अपोज दिस बिल। उसके अपोज करने के चलते बीजेपी ने इसको पिचिंग किया कि शी इज द एंटी विमेन लीडर इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि उसमें जो बेनिफिट्स मिलने थे विमेन को वो सारे बेनिफिट्स बीजेपी ने हाईलाइट किया। उनने बताया कि ये सारे बेनिफिट हम चाहते थे कि आपको मिले, लेकिन ममता बनर्जी ने आपके बेनिफिट से आपको डिनाई किया। तो उनने बिकॉज डिनाई किया तो शी इज नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ यू। तो ये जो है कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट में गया। स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट कैडर था उनका टीएमसी का, जब तक इस इलेक्शन तक, मैंने कि लोकल मोबिलाइजेशन, बूथ मैनेजमेंट, विलेज लेवल इन्फ्लुएंस सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। इन दैट पर्टिकुलर मैटर टीएमसी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। फियर ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन, उन्होंने बोला कि जो नेशनल पार्टी आ रही है वो अगर आ जाती है यहाँ पे, तो जिस तरह से मैं आपका डे टू डे आपके बीच में कनेक्टेड हूँ और सारी आपकी बातों को मैं समझ के उसके लिए सॉल्यूशन वर्कआउट करती हूँ, बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी को तो नेशनल पॉलिटिक्स से मतलब है। तो आपके कई सारे मुद्दे जो मैं कर रही हूँ वो आपका मिस आउट हो जाएगा अगर आप बीजेपी को पावर में लाएंगे। तो इसलिए मैं जब आपके लिए कर रही हूँ तो आप क्यों बीजेपी के लिए सोच रहे हैं? दैट वाज द मैसेज शी वांटेड टू कन्वे। तो वो एक पॉइंट था उनका जो एंटी बीजेपी यानी कि वोटर्स के दिमाग में भर रहा था। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ वो पॉइंट्स को जो बीजेपी के लिए हेल्पफुल रहे। पहला तो पॉइंट था बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी। अब वो एंटी इनकम्बेंसी अगर 3 बार से नहीं काम कर रहा था तो इस बार क्यों कर रहा था? आपके दिमाग में सवाल आएगा। हाँ। क्योंकि 2 से 3 बार में ममता बनर्जी वाज एक्टिंग लाइक व्हाट शी एक्चुअली वाज, यानी कि जो लोगों के लिए करती थी वैसा ही एक्टिंग में भी दिखता था। बट पिछले साल के इलेक्शन के बाद देयर वर सम चेंजेस इन अ बिहेवियर, इन अ पार्टीज बिहेवियर एग्जैक्टली अगर हम बात करें। जैसे हमने देखे बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस लगे उनके 2021 में जो पावर में आए उसके बाद, वो सारे करप्शन के एलिगेशंस बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस थे और उस पर केसेस चल रहा है आज भी। तो उन एलिगेशंस को काउंटर नहीं कर पा रहा था टीएमसी। दूसरा था पॉलिटिकल वायलेंस। ऑल्दो हिस्टोरिकली पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा होता है, बट इसमें वायलेंस जो हुआ, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे विमेन्स इफेक्टेड हुए। जैसा संदेश खाली में एक हुआ था विच वाज डीप रूरल पॉकेट है। आरजे कर हॉस्पिटल में एक इंसिडेंस आप जानते हैं हुआ था, इट वाज इन द मेन हार्ट ऑफ द कैलकाटा। तो वहां पे विमेन्स के साथ अगर कोई हो रहा है हादसा, तो ब्रूटल इंसिडेंट विद दोस विमेन, और वहां पे इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग फॉर दोस विमेन ममता बनर्जी ने उन लोगों को डिनाई किया और वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करी जिन्होंने क्राइम किया था। तो इससे जो मैसेज लोगों में गया है कि नाउ शी इज नॉट इनटू द सेम बोट, जो बोलती है जो करती है वो चीजें अब सेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे। उसके बाद ममता बनर्जी सामने आके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई वुमेन्स को अगर अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो 8 बजे के बाद उन्हें निकलना नहीं चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसे डिफेंसिव स्टेटमेंट। तो इससे लोगों को लगने लगा कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर अ कॉज, ये एक तरह से उनको बाईपास कर रही है।
तो ये सारे चीजों, एक और फिर अपना है कि लोकल सिंडिकेट कल्चर जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उस सिंडिकेट कल्चर में हर मोहल्ले का जो एक नेता होता है, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में समझाऊं आपको, सिंडिकेट कल्चर का मतलब है कि हर मोहल्ले में 12 घरों पे एक टीएमसी का, 2 टीएमसी का जो नेता जो होता है वो अपॉइंट होता है। वो सारे एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है उस पर्टिकुलर 12 या 15 घरों के लिए। उनसे कोई रिलेटेड उनका कॉज हो, उनके जॉब से रिलेटेड हो, एनीथिंग, दे आर रेडी फॉर दैट। उनको लेके जाना, वोटिंग का इंश्योर करना कि वोट देंगे कि नहीं देंगे, वो भी उन्हीं का जिम्मेदारी है। वोट अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो ये सब चीजों के चलते उनके पास एक पावर भी दिया था टीएमसी ने। वो पावर क्या था, अगर कहीं भी कोई घर बन रहा है तो सारा मटेरियल उन्हीं के थ्रू जाएगा। कहीं अगर किसी का नया काम आ रहा है, कोई नया बिल्डिंग बन रहा है, तो उसमें सारी चीजें उनके थ्रू जाएंगी, लेबर वही सप्लाई करेंगे। अगर कोई वहां पे सरकारी दुकान, जो वो अपन बोलते हैं कंट्रोल शॉप्स होते हैं, वो उनके थ्रू रन होते थे। कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस उनके थ्रू, पेट्रोल पंप्स में उनका कट रहता था। सब्जी वाला दुकान लगा रहा है, वहां भी वो उसको पैसा दे रहा है। तो इस तरह से हर एक्टिविटी पे दे यूज टू अर्न सम मनी एंड दे यूज टू रन देयर ओन लाइवलीहुड, सो दे वर वेरी हैप्पी। तो सिंडिकेट कल्चर ऐसा था कि हर मोहल्ले में बना हुआ था, मीन्स पूरा वेस्ट बंगाल में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रहा था सिंडिकेट कल्चर का। और इस पैरेलल इकोनॉमी से लोग परेशान थे, लेकिन कुछ अच्छी चीजें जो टीएमसी कर रही थी, एक तो उसके कारण शांत थे। दूसरा, जो मोहल्ले में 12-15 लोगों के ऊपर एक बंदा बैठा था, उसका एक टेरर भी था उनके बीच में, तो उसके चलते भी शांत थे। तो वो शांत रहने के कारण कहीं मीडिया में ये चीज निकल के नहीं आता था कि लोग यहाँ पे डिससेटिस्फाइड है। मीडिया में यही दिखता था कि एवरीथिंग इज फाइन एंड टीएमसी जीत रही है तो इस बार भी जीतेगी। दैट वाज द ओवरऑल पिक्चर। तो वो जो हुलिगनिज्म हुआ यहाँ पे पिछले इलेक्शन के बाद, वो एक एक्सटेंड से ज्यादा हुआ। और उस ज्यादा होने के चलते विमेन्स का जो है वो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ गया। और आपको पता है कि मोदी जी का ऑल इंडिया टारगेट विमेन्स पे है। तो हियर बेसिकली इट वाज अ विमेन्स फॉर विच बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग। टीएमसी भी उनको टारगेट कर रही थी, बीजेपी टारगेट कर रही थी। और बीजेपी उसमें ऑलरेडी ऑल इंडिया में कर ही रही है बहुत सक्सेसफुली। और इनकी कुछ गलतियों के कारण बीजेपी को उसका बेनिफिट मिला। तो ये सब चीजों के कारण जो एक ओवरऑल माहौल बना, ये सारे माहौल से उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ। जैसे कई अगर हम पॉकेट्स में देखें, इवन मुस्लिम जो है, मुस्लिम कैंडिडेट टीएमसी से निकल के नया पार्टी बनाए और वो अपना जीत गए। लेकिन टीएमसी के कुछ कैंडिडेट जो हैं, दे वर नॉट एबल टू गेट द फुल मुस्लिम वोट। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का देखा गया। इसका रिजल्ट इस हद तक रहा कि भवानीपुर से ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, खुद भी हार गई, क्योंकि वहां पे ये फैक्टर सारे काम कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट और चीज हुआ कि हिंदू कंसोलिडेशन। यहाँ पे बीजेपी ने सारे हिंदूज को कंसोलिडेट किया, उनको बोला कि देखो हम ये सारे काम करेंगे, जो आपके इश्यूज हैं हम समझ रहे हैं, आपके प्रॉब्लम को हम सारा कैटर करेंगे, लेकिन आपको इकट्ठे होकर वोट करना है। आपको इंश्योर करना है कि आप इकट्ठे वोट करोगे तभी ये चेंज पॉसिबल है। चेंज पॉसिबल होगा तभी हम आपका पॉइंट्स को कैटर कर पाएंगे। और इसको बिकॉज ऑफ जो हम अभी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, उन प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शंस था, ये इसका नेशनल पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल का जो लोकेशन है, पोजीशन है इंडिया में, वो अगर आप देखिएगा तो ईस्ट का एक गेटवे है, क्योंकि वो सी से कनेक्टेड है, पोर्ट है। ऊपर का जो वेस्ट बंगाल का अगर आप मैप देखेंगे तो छोटा सा पैच रहा है जो आपका नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। तो उस कनेक्टिविटी के चलते सारा ईस्ट का जो बिजनेस फ्लो होता है, यहाँ का जितना भी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, यानी कि जितने सामान, असला बारूद, ये सब जाते हैं, वो भी वहीं से जाते हैं। ट्रेड का रूट भी यही है। इंटरनेशनल एक लिंक बन रहा है जिसमें हम आसियान कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने वाले हैं वाया रोड, वो भी यहीं से जाता है। तो वेस्ट बंगाल कम्स इनटू पिक्चर। एंड दूसरा क्या है, वेस्ट बंगाल इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ कंट्रीज, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऊपर में चाइना है, इधर पे बर्मा है। तो ये सब कंट्रीज से कनेक्टेड होने के कारण बॉर्डर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट कंसर्न, कि बॉर्डर में सिक्योरिटी का किस तरह से। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो भले स्टेट छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे जितने आर्मी के बेसेस और जितने नेवल बेसेस और जितने एयरफोर्स के बेसेस हैं, उसका बहुत हाई कंसेंट्रेशन है। लॉट ऑफ आर्मी पीपल आर डिप्लॉयड इन वेस्ट बंगाल टू टेक केयर ऑफ नॉर्थ ईस्ट और वो चिकन नेक वाला जो एरिया है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुद्दा क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है तो माइग्रेशन एंड जो लोग वहां से इलीगल रेफ्यूजीज आते हैं। माइग्रेशन का मतलब हो गया कि जब बाहर के रेफ्यूजीज आते हैं बंगाल में, तो कहीं ना कहीं वो जॉब्स यहाँ के ले लेते हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बिकॉज वो कम रेट में करने को तैयार है। यहाँ मैंने कि एक सपोज कोई काम है, उसके लिए सपोज 800 रुपए घंटे का है,
जो बांग्लादेश से आएगा ही इज रेडी टू डू एट हाफ दैट प्राइस। तो जो भी अगर लगा रहा है तो ही विल प्रेफर बांग्लादेशी, उसको तो काम से मतलब है। तो जो लोकल वर्कर्स हैं दे वर लूजिंग जॉब, दे हैड टू माइग्रेट फ्रॉम बंगाल, दे हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। तो कहीं ना कहीं वो अपना घर छोड़ के जा रहे थे, तो दैट वाज अ इशू फॉर दोज पीपल। इसके अलावा जो ट्रेड है दैट वाज बांग्लादेश, इनके साथ सारा ट्रेड चलता था, तो ट्रेड का कुछ प्लस भी है कुछ माइनस भी है। देन इलीगल स्मगलिंग वाज अ मेजर इशू, यहाँ से इलीगल बॉर्डर्स काफी सारे ओपन है, तो इलीगल चीजें स्मगलिंग होकर उधर जाती थी, वहां से टेररिज्म यहाँ पे आता था। तो दीज वर मेजर कंसर्न्स बॉर्डर होने के चलते। बंगाल का जो है इट्स अ नैरेटिव बेस्ड स्टेट, यहाँ पे हमेशा जो नैरेटिव सेट होता है दैट नैरेटिव नॉर्मली गोस अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि बंगाल में टीएमसी जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इंडिया में अगर हम देखें तो बीजेपी एक है और उसके ऑपोजिशन जितने हैं वो सारे इकट्ठे होकर बीजेपी से फाइट करते हैं। तो जब इकट्ठे होते हैं तो उनको लीड आज तक कौन कर रहा है? कांग्रेस। बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की साख धीरे धीरे कम हो रही है। जहां कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, नाउ दे रिड्यूस टू 99 सीट्स, एंड उनका जो फोकस है वो अपना ही साख बचाने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा लीडर की जरूरत है जिसका विजन, जिसका स्ट्रेंथ और उसका फोकस बिल्कुल ऐसा हो कि वो लीड कर पाए कंट्री को। तो यहाँ पे टीएमसी फिट बैठती थी, मैंने ममता बनर्जी शी वॉज फिट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर लीडिंग पोजीशन। एंड बंगाल में हमेशा स्ट्रांगली आ भी रही थी, पिछला 3 इलेक्शन बहुत स्ट्रांगली उसने अपना रिपीट किया, तो वो परफॉर्मेंसेस के चलते भी लोग उस नजरिए से उनको देख रहे थे। तो दैट नैरेटिव सेटिंग जो है वो बंगाल में, ऑपोजिशन का नैरेटिव सेटिंग बंगाल से होता था, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट रीजन कि बंगाल वाज इन द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स में भी अगर जाते हैं तो जैसी नजर पड़ती है ऑपोजिशन में तो ममता बनर्जी का नाम आता था, तो अगेन वो बंगाल नजर में आ जाता था। इलेक्टोरल सिंबोलिज्म की अगर हम बात करें तो बंगाल इलेक्शंस को ऑफन मैंने डेमोक्रेसी का टेस्ट कहा जाता है, मैंने कि जो चीज बंगाल में सक्सेसफुली चलेगा उम्मीद किया करते हैं कि वो देश में भी चलेगा, तो हाँ। इसलिए एक वो टेस्टिंग ग्राउंड है। अब जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है जो हमने सारे डिस्कस कर ही लिए, वो सारे इश्यूज हैं बांग्लादेश बॉर्डर होने के चलते। पॉलिटिकल वायलेंस जो होते हैं यहाँ पे उसमें नॉर्मली इन्हीं लोगों का यूज किया जाता है जो बांग्लादेश से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर आर टू स्ट्रीम्स इन दिस, एक तो लोकल यहाँ के जो हुलिगन्स हैं उनको यूज करते ही हैं, कुछ केसेस में जहाँ पे उनको सीक्रेटिवली कुछ कराना है एंड दे डोंट वांट द ट्रेसेस टू बी लेफ्ट, वहां पे क्या होता है कि बांग्लादेश का बंदा आता है, he does the job here and goes back into Bangladesh. Now it is very difficult to trace him back. So that is a big issue in West Bengal. अभी जैसे इससे पहले सेंट्रल ने पूरा बॉर्डर को फेंसिंग करने का कोशिश किया था, बट ममता बनर्जी रिफ्यूज सेंट्रल फोर्सेस टू एंटर एंड डू द बॉर्डरिंग ऑफ दोस एरियाज, करीब 500-700 किलोमीटर स्टिल अभी अनबॉर्डर्ड है। तो दीज वे सम इश्यूज जो कि बहुत सीरियस इश्यूज थे कंट्री के सिक्योरिटी के पर्पज से अगर देखें तो। स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल रीजन जो है ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि अभी अमेरिका इंडिया ये सब मैंने कि आपस में कोल्यूड करके दे आर ट्राइंग टू इंडो पैसिफिक के ऊपर सारी बातें होती है। तो जब इंडो पैसिफिक पे बात होती है तो बे ऑफ बंगाल बिकम्स अ वेरी कोर एरिया, तो वहां पे अमेरिका का और इंटरनेशनल फोर्सेस का भी इंटरेस्ट है, तो दैट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज आल्सो देयर। ग्लोबल मीडिया जो है इन्हीं चीजों को लेके, बंगाल इलेक्शन जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव है, हाईली इमोशनल है, आइडियोलॉजिकल इंटेंस, यहाँ पे मारधाड़ होता रहता है, तो इसलिए कवरेज भी वो करते रहते हैं। तो इन सब कारणों से जो है हमेशा फोकस बना रहता है। हाँ द्विक। ओके। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अगर हाल ही में मैं बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ ये सब देख रहा था, उसमें डीप स्टेट एक ऐसा टर्म था, वो हर जगह बहुत यूज हुआ था। तो क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीप स्टेट क्या होते हैं? ये एक्चुअली डीप स्टेट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियली लुक्ड अपॉन वर्ड अक्रॉस द ग्लोब, बट सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं इसके बारे में, बट मे बी आपका फोकस कभी नहीं गया है। पहले पूरे वर्ल्ड पे यूरोपियन कंट्रीज का रूल था, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ ब्रिटिश हाँ। हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, दीज वर द कंपनीज जो पूरे कंट्री पे वर्ल्ड पे रूल करती थी। हाँ जैसे जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती गई, दिस हाँ। वाज अराउंड एंड ऑफ 18th सेंचुरी से लेके 20th 19th सेंचुरी के एंड तक सारे इंडिपेंडेंट हुए। तो ओके। जैसे जैसे कंट्रीज छूटते गए तो हाँ। इनका मेन फोकस था कि कंट्रीज भले ही छूट जाएं लेकिन वहां जो पावर है उनका कंट्रोल जो है वो ना छूटे। तो वो सारे लोगों का एक ग्रुप जो है हु आर बेसिकली रूलिंग द वर्ल्ड, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ डीप स्टेट, जिसको कि हेड करता है क्राउन प्रिंस, क्राउन क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की जो क्राउन क्वीन है शी इज द हेड, उसके अंडर में ये सारे राजघराने आप कह सकते हैं,
उस समय के राजघराने आते हैं ओके। और उन राजघरानों का कंट्रोल यानी पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश करने में हेल्प कौन करता है? वो सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जिनका कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जो एमएनसीज की हम बात करते हैं, डिफरेंट एमएनसी कंपनीज, तो दे आर पार्ट ऑफ दैट। तो दे आर द एजेंट, उसको सुपर 30 काउंसिल बोला जाता है। तो काउंसिल टेबल में जो 30 लोग बैठते हैं, इट कंस्टिट्यूट 30 बिग कॉर्पोरेट्स जिनका कि पूरी दुनिया में प्रेजेंस है। तो वो इनके एजेंडा पॉइंट्स को लेके जाते हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि वो वहां पे इम्प्लीमेंट करे, वो सारे लाइजनिंग करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स। तो ओके। अगर हम देखें कि कौन कौन से चैनल के थ्रू जाते हैं, पहला हो गया ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट में उनका पकड़ होना चाहिए, उनका पहुंच होना चाहिए, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। दूसरा इंटेलिजेंस, हर कंट्री का अपना इंटेलिजेंस एजेंसी हाँ। होता है। तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए हर कंट्री में, ताकि उनको पता लगे कि इस कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग बनेगी। तीसरा हो गया कॉर्पोरेट लॉबिंग। तो इतने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, अगर उनको यहाँ पे कोई एजेंडा लगाना है तो कॉर्पोरेट्स के थ्रू ही लगाया जा सकता है। तो वो कॉर्पोरेट लॉबिंग का मतलब हो गया कि यहाँ के बड़े कंपनीज में लॉबिंग करके अपने एजेंडास को सेट करना, दैट इज कॉर्पोरेट लॉबिंग। तो ये वो एमएनसीज के जो 30 काउंसिल के हम बताए थे, बड़े बड़े कंपनीज, दे इंश्योर कि उनका ओके। जो प्रॉफिट होता है उसमें से बहुत बड़ा प्रॉफिट का पार्ट इन सब चीजों को करने में लगाया जाता है। देन देयर इज अ स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक। स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक का काम है कि आने वाले 25 साल, 100 साल, 300 साल, ये सब की प्लानिंग करना, कि कहीं पे अगर कुछ कमी हो रही है, कुछ अगर उनको दिख रहा है कि यहाँ पे डेंजर्स है या यहाँ पे चीजें सेट नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि सेट हो। तो वो सारी आ जाती है स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक में, तो उसका एक अलग टीम है। देन एक और इम्पोर्टेंट है मीडिया इकोसिस्टम। भाई दुनिया में आज की डेट में सारा चीज नैरेटिव पे सेट होता है, और नैरेटिव कहाँ से सेट होता है? मीडिया से। तो पूरे अगर आप उठा के देखेंगे तो जितना भी मीडिया है वर्ल्ड के, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू डीप स्टेट। तो ओके। उनके एजेंडा जो है वहां पे सेट होते हैं। तो ओके। हिस्टोरिकली बोला जाए तो दिस इज व्हाट इज डीप स्टेट। ओके। अब बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं बता सकते हैं कि यहाँ डीप स्टेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका कोई हम मैंने कैसा कोई लॉजिकल बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज डीप स्टेट का एक इम्पोर्टेंट एजेंडा होता है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई चीज प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कोई अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो वहां पे उसका नॉर्मली डिसीजन होता है। तो बंगाल में आप आपसे जो जो पॉइंट्स हमने बताया कि बंगाल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बंगाल सारे कंट्रीज से सराउंडेड है, यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है थ्रू बांग्लादेश या कुछ भी अगर होता है तो वो इंडिया को इफेक्ट करता है, वो ऑल्सो इंटरनेशनली इफेक्ट करता है। तो ये सब चीज होने के चलते डीप स्टेट का कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगा। तो वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना तो हमेशा क्या रहता है कि देर इज लेफ्टिस्ट, देर इज अ राइटिस्ट। इसका मतलब ये हुआ जो गवर्नमेंट वहां चल रही है, अगर वो गवर्नमेंट राइटिस्ट गवर्नमेंट है, तो वहां जो अपोजिशन होगा वो लेफ्टिस्ट होगा। तो जो लेफ्टिस्ट अपोजिशन होगा वो डीप स्टेट के साथ कनेक्टेड होगा। ओके। अगर कहीं पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट चल रहा है तो वहां पे अपोजिशन राइटिस्ट होगा, तो वो राइटिस्ट भी डीप स्टेट के साथ कनेक्टेड होगा। तो ओके। कहीं ना कहीं डीप स्टेट हमेशा सेकंड प्लेयर के साथ कनेक्टेड रहता ही है, और अपने एजेंडाज को कहीं ना कहीं अगर उसको इम्प्लांट करना है तो दे ऑलवेज कीप देयर एजेंट्स इन द कंट्री। ठीक है। अब वेस्ट तो बंगाल का जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका, चाइना, ये सब कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम चाइना के नेबर हैं, तो उसका इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे। अमेरिका का इंटरेस्ट इससे बनता है क्योंकि पूरे दुनिया में 14 चोक पॉइंट्स है। चोक पॉइंट्स का मतलब होता है ट्रेड रूट जो कि पतले से सी रूट से होते हुए गुजरता है ना, उसको चोक पॉइंट बोलते हैं। अगर आप एग्जांपल लें तो रेड सी में एक छोटा सा चोक पॉइंट है, उसके ऊपर अभी गल्फ ऑफ हॉर्मूज, हॉर्मूज अभी जहाँ पे लड़ाई चल रहा है ईरान का और अमेरिका का, वो एक चोक पॉइंट है। हमारे अंडमान निकोबार अगर इंडिया में जाएंगे तो उसके नीचे मलक्का स्ट्रेट करके है, विच इज इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में। वो एक चोक पॉइंट है जहां से पूरा इंटरनेशनल यूरोप से लेके चाइना, जापान, ओपान, कोरिया, उसका जितना ट्रेड है वो सारा वहां से होके जाता है। उसी तरह से केप ऑफ गुड होप करके एक है आपका अफ्रीका के नीचे, दैट्स अ चोक पॉइंट। ब्लैक सी से जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन को, वो एक चोक पॉइंट है। मेडिटेरियन सी जाके अटलांटिक ओशन में जहाँ कनेक्ट करता है, दैट्स अ चोक पॉइंट। स्वेस कैनाल आप जानते हैं जो कि अपना रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन, तो वो एक चोक पॉइंट है। पनामा कैनाल जो कि अटलांटिक को पैसिफिक से करता है, वो एक चोक पॉइंट है। फिर उसका लास्ट चोक पॉइंट जो है वो अमेरिका एंड रशिया, वो दोनों के बीच में स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट को जो कनेक्ट करता है, दैट्स अ चोक पॉइंट। जो कि फ्यूचर में अभी जैसे चल रहा है कि आर्टिक का सारा निकाल के मिनरल्स हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो दैट टाइम दैट चोक पॉइंट विल बिकम एक्टिव।
जिसमें ग्रीनलैंड हो गया, ये हो गया, सारी जो चर्चाएं चल रही है, तो अभी हम उसको डाइवर्स नहीं करेंगे। तो उन चोक पॉइंट्स में से एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट जो मलक्का है, दैट कंट्रोल्स अराउंड 35 to 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो 40% में नहीं, बहुत मेजर ट्रेड होता है। तो वहां पे अमेरिका अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। उसी के कारण उसने बहुत सारे बेसेस बना रखे हैं, जैसे फिलीपींस में उसका बेस है, सिंगापुर में बेस है, ऐसे बहुत सारे आसियान कंट्रीज में है। बट बांग्लादेश, अभी जो आपने हाल ही में देखा, बांग्लादेश की सरकार, वहां पे रेजिम चेंज हो गया, तो वहां पे जो बंदा आया था, ही वॉज अगेन कि अमेरिका का ही वो एक तरह से प्यादा था, चाइना अमेरिका दोनों का मिला के। अब वहां पे किसी तरह से दिखाने के लिए एक तो इलेक्शन किया गया है, एक नया प्रेसिडेंट वहां पे आ गया है। बट अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि वो एक छोटा सा पार्ट बर्मा का, यहाँ पे अपना मणिपुर, नागालैंड, ये दोनों को काट के एक पार्ट निकलेगा, बांग्लादेश का एक पार्ट निकलेगा, ये सब को मिला के वी वांट टू सेट अप अ डिफरेंट कंट्री, तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री बोलेंगे। और यहाँ पे सारे क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट ही है मेनली, वहाँ पे हिंदू कोई है नहीं। तो उनका मेन एजेंडा ये यहाँ पे सेटअप करने का है। और वहां पे वो बांग्लादेश को अपना वेसल स्टेट बनाते हैं। वेसल स्टेट का मतलब होता है जो कंट्री के लिए किसी तरह से, जो दलाल होते हैं ना, दलाल कंट्रियां, वो दलाल की तरह काम करेंगे। जैसे पाकिस्तान को हम बोले तो दैट्स अ वेसल स्टेट, कतर वो भी वेसल स्टेट है। तो उसी तरह से बांग्लादेश अभी तक नहीं था, बट दे हैव मेड बांग्लादेश अ वेसल स्टेट आफ्टर अभी जो रेजिम चेंज हुआ उसके बाद। तो वो वेसल स्टेट बनाने से दे विल वर्क फॉर द एजेंडा ऑफ अमेरिका। तो दैट इज द रीजन व्हाई यूएस इज इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो जो भी चेंजेस बंगाल में हो रहा है, वो बंगाल के चेंजेस उनको इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनके एजेंडास को वहां पे वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है। अभी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के आने के बाद बंगाल में बीजेपी है, नॉर्थ ईस्ट में मेजरली सारी जगह बीजेपी है। तो नाउ इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अमेरिका, चाइना टू डू व्हाट दे वर डूइंग टिल नाउ। तो दैट इज द रीजन व्हाई, जो आपको आद्विक ने बोला था, वो हम आगे आएंगे उस पॉइंट में, कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने उनको कॉल किया और बधाई दिया। उसके पीछे भी ऐसे कारण है। ठीक है। तो तो ये बॉर्डर स्टेबिलिटी से रिलेटेड है ना। ओके। तो डीप स्टेट मतलब एक आइडिया है ना, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज अ रियल थिंग विच इज एग्जिस्टिंग। इट्स हाँ। बेसिकली एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में पूरे दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, और मे बी हमें कभी फील नहीं होता है, बट थिंग्स आर कंट्रोल्ड। वो जो ओके। आपको हमने 8-10 पॉइंट बताए, उन पॉइंट्स में उनका सब जगह पेनिट्रेशन होने के चलते दे आर इनटू एवरीथिंग। ओके। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपने बता ही दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कॉल क्यों किया था। और एक चीज़ हाँ, आपने वो कवर तो कर ही दिया कि डीप स्टेट का मतलब एज सच कोई इन्वॉल्वमेंट दिखा तो नहीं है ना इलेक्शंस में। अपन वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट हिडनली रहता है। अगर आप कहीं भी जाएंगे, जो इंडिया में बहुत सारे अनरेस्ट होते हैं, तो वो सपोर्टेड रहता है उससे। आज जैसे दिल्ली में हुआ था अपना केजरीवाल के टाइम में, देयर वाज एजिटेशन जो एग्रीकल्चर बिल को लेके हुआ था। तो कई सारे इस टाइप के जो एजिटेशंस होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इंडिया में जो कन्वर्जन होता है, दैट्स अगेन अ थिंग सपोर्टेड बाय डीप स्टेट। तो इस तरह से बैकग्राउंड में कई सारी चीजें होती रहती है, जिसका कोई प्रूफ हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन थिंग्स आर ओके। हैपनिंग। तो अभी अपन आते हैं जो आद्विक आपने बताया इस पॉइंट पे। इंडिया जो है, ईस्टर्न रीजन जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो रहा है, जिसमें कि बे ऑफ बंगाल एक ऐसे एरिया है जहाँ पे अमेरिका चाहता है कि उसका प्रेजेंस रहे, बिकॉज दैट इंडो पैसिफिक में वो अपना छोड़ना नहीं चाहता है प्रेजेंस। और ये मैरीटाइम ट्रेड रूट मैंने आपको बताया, वो चोक पॉइंट जो है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट रीजन कि वो यहाँ पे रहना चाहता है। उसके अलावा एक और रीजन है कि काउंटर वेट टू चाइना। चाइना जो है धीरे धीरे थ्रेट बनता जा रहा है अमेरिका के लिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पोजिंग इटसेल्फ एज द नेक्स्ट सुपर पावर। तो आज अगर कोई अमेरिका के सुपर पावर के पोजीशन को हिलाने की काबिलियत रखता है, तो दैट इज चाइना। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो चाहता है कि यहाँ पे एस्टेब्लिश करे और इंडिया को यूज करे उसको कंट्रोल करने, काउंटर करने के लिए। तो वहां उसका प्रेजेंस होना जरूरी है, जिसके कारण ये सारा चीज जो मैंने बताया ना, उनके सारे प्लानिंग में है कि दे वांट टू हैव अ बेस हियर, दे वांट टू हैव अ वेसल स्टेट, जिसके थ्रू वो सारा काम कर पाए। जैसा पाकिस्तान वेसल स्टेट है, सबको पता है कि पाकिस्तान में देखिए ना तो उसका जीडीपी स्ट्रांग है, ना तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर स्टिल वो अमेरिकन एजेंडा उसको पैसा लेके करता है। तो वैसा स्टेट जिसको चाहिए, कंट्रीज आर रेडी टू बिकम वैसल। तो थिंग्स लाइक दैट हैपन, पहले भी होता था, अभी भी होता है। अगर आप मुगल्स के टाइम में देखेंगे तो कई सारे होते थे उनके जो लीडर्स हैं, दे यूज्ड टू वर्क फॉर अदर लीडर्स, तो वो भी उसके वैसल लीडर्स ही कहलाते हैं। तो ये पुराना हिस्टोरिकल है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है।
तो अगर हम उसमें देखें नरेंद्र मोदी आने के बाद नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ है, स्ट्रेटेजिकल डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रांगली इमर्ज किए हैं इंटरनेशनली। तो इन सब कारणों से यूएस चाहता है कि उनके इंडिया के सारे हरकतों पे उसकी नजर रहे एंड दे शुड बी एबल टू कंट्रोल थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर लाइक पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया एंड अराउंड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो आसियान, चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट, ये पूरा जो पेरिफेरी है जिसको कि हम इंडो पैसिफिक का नाम देते हैं, यहाँ पे उनका कंट्रोल रहे थ्रू डिफरेंट चैनल्स। तो इसी कारण से उन्होंने जो कांग्रेट किया था, वो कांग्रेट का मीनिंग हमेशा क्या होता है, जो बोलना चाहता है इंसान, दैट इज फॉर द मीडिया, टू शो टू द मीडिया, लेकिन जो हिडन मैसेज होता है वो जिसके लिए है और जिसने दिया है वो दोनों समझते हैं। तो यहाँ भी मोदी जी को पता है कि क्यों कांग्रेचुलेट किया था, तो यही सब कारण थे कि भाई मोदी जी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं एंड मेरी नजर है आपके ऊपर, ऐसा मेरी नजर है आपके ऊपर। तो दैट इज व्हाट ही वांटेड टू कन्वे। ओके, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि हम ये बोल सकते हैं क्या कि बीजेपी ने मैसेज ऐसे क्लियरली रीड कर दिया और सही टाइम पे वो पेज खींचा और जीत गया इलेक्शन? इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, पर क्योंकि एज अ व्यूअर्स शायद हमको हर पॉइंट को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उस हिसाब से ठीक है, इस पे भी अपन करते हैं। पहले क्या है, यहाँ पे लेफ्ट गवर्नमेंट जो पावर में थी तो सारे सक्सेसिव जितने भी गवर्नमेंट आते थे ना वो सब लेफ्टिस्ट माइंडसेट के आते थे। और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंस के टाइम जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे सारे लेफ्टिस्ट वाले थॉट प्रोसेस ज्यादा होते थे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी लेफ्टिस्ट माइंडसेट के होते हैं। तो अगर आप किसी बंगाल के लोकल इंसान से अगर बात करेंगे और उनको आप बोलेंगे भाई टीएमसी का मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है या लेफ्ट का ये चीज अच्छा नहीं है, मेजरली डिसएग्री, वो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ पे सब बढ़िया है, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो भी मेंटली लेफ्टिस्ट हो चुके हैं एंड वो उस लेफ्टिस्ट माइंडसेट में दे आर फीलिंग ओके। तो उस कारण से यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज बन चुका है। अब बीजेपी का जो है यहाँ पे अगर टीएमसी अगर वो गलतियां नहीं किए होते, जो इल मेंटालिटी वाले एक्ट्स किए उन्होंने, तो लास्ट 5-6 साल में अगर नहीं किए होते तो बीजेपी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होता। तो कहीं ना कहीं वो टीएमसी का करना बीजेपी के लिए बेनिफिट हुआ। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर अपन देखेंगे पुराने हिस्टोरिकल में, तो लोग क्या है हमेशा जब भी चेंज होता है ना तो चेंज से पहले वो टेस्ट करते हैं जिसको देना है पावर। तो जैसे बीजेपी को हमने 2021 से पहले 2017 में टेस्ट किया, 19 में टेस्ट किया, फिर 21 में टेस्ट किया, फिर यहाँ पे उन्होंने फाइनली पावर किया। तो वो जो टेस्टिंग होता है लोग करते हैं, पहले जैसे उन्होंने लेफ्ट को दिया था, एक बार टेस्ट किया, जब लेफ्ट को पावर दिया तो 54 ईयर्स के लिए वो लेफ्ट का रूल किया है यहाँ पे, मैंने एक बार टेस्ट करके जब उनको लगता है कि नहीं हम इसको देना है, उनको लंबे समय के लिए देते हैं। उसके बाद कांग्रेस को टेस्ट किया, उनको 25 साल के लिए दिया, फिर टीएमसी को टेस्ट किया, उनको 15 साल के लिए दिया, तो अब बीजेपी को टेस्ट किया। तो इस तरह से एक ट्रेंड रहा है यहाँ पे। अब अमित शाह की अगर बात करें तो उन्हें कहा जाता है कि भाई इंडियन पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है, तो उनको क्या नहीं पता होगा इसमें तो कुछ जमने की कहना अतिशोक्ति हो गई। तो सब कुछ पता है बंगाल में पॉलिटिक्स कैसा है क्या है। पिछले 2 इलेक्शन से जब हार रही थी बीजेपी तो हमें सोच के लगता था कि ऐसा क्यों नहीं कर देता अमित शाह, ऐसा क्यों नहीं कर देते, उन्हें ये सब पता है कि नहीं पता है, उन्हें सब पता था। लेकिन जब ग्राउंड में चीजें उनके हिसाब से नहीं रहती तो इंस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट आप आपको नहीं जीत सकते। तो इसीलिए वो वेट एंड वॉच आपको करना ही पड़ता है। एक समय तक आपको ग्राउंड वर्क करने का समय लगता है, तो उतने समय तक आपको वेट करना ही पड़ता है। पिछले 2 इलेक्शन से बीजेपी अपना ग्राउंड तैयार कर रहा था। ये जो इलेक्शन हुआ यहाँ आप ये कह सकते हैं कि लोगों ने टीएमसी को डंप किया, क्योंकि डंप किया तो किसी को तो देना था, और वहां पे क्योंकि बीजेपी ने एक फसल तैयार कर रखी थी अच्छी तरह, तो उन्हें लगा कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तो इसीलिए उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। और ये जो मौका दिया किस हद तक, मैंने कि इतने सीट्स आने का जो प्रेडिक्शंस पिछले कई दिनों से देख रहे थे डिफरेंट एनालिसिस में, तो मेरे ख्याल से अमित शाह जी को भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि 200+ सीट बीजेपी लेके आएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनके प्रेडिक्शन के भी बियॉन्ड था। उनको लग रहा था कि हम मेजोरिटी, क्योंकि जब भी बातचीत होती है उनका बड़ा क्लियर कट मैसेज रहता था कि हम फुल मेजोरिटी में आएंगे, हम श्योर हैं। लेकिन फुल मेजोरिटी 148+ होता है, 148 में 150, 160, 170, बट
शायद उनको भी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये चीजों का जो है इंडिकेशन उनको नहीं था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने सारी चीजें सही की, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है 100% उनको नहीं था। मेरे लिए सही था उनके पास सारे 100% नहीं था उनको। ओके, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के पॉडकास्ट कंक्लूड करूँगा कि जो लोग हैं वेस्ट बंगाल के या फिर अब बोल सकते हैं कोलकाता के, वो बीजेपी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेजर चेंजेस, एक छोटा सा समरी दे दे तो। अभी जब शुभेंदु अधिकारी जी आए हैं तो बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी डे 1 से शुरू कर ही दिए हैं। आपने देखा ही होगा कि जब वो आया तो हार्डली कुछ घंटों के अंदर ही उनका वर्क स्टार्ट हो गया। उसमें जो मेजर एजेंडा पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला तो है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि वो कह ही रहे हैं कि भाई योगी मॉडल को हम फॉलो करेंगे। अब लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है कि इतने सालों का जो एक जंग यहाँ पे जमा हुआ है उसको रातों रात चेंज नहीं किया जा सकता है। तो लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन ऑन ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेटिक के जितने लोग काम करते हैं वो सब टीएमसी के उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, वो पूरी तरह से उस चैनल में बंद चुके हैं। तो उसमें उस लॉ ऑर्डर को करने में समय लगेगा। तो लॉट ऑफ हार्ड स्टेप्स हैव टू बी टेकन, पेनफुल स्टेप्स हैव टू बी टेकन। लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही हार्श है, लेकिन दैट इज रिक्वायर्ड। दैट इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सिविल वर्क। सिंडिकेट सिस्टम जो यहाँ बना हुआ है, इसके 50 मिनट हो गया, बोले जा रहे हैं। तो उसमें चैलेंज ये है कि आप जैसे सिंडिकेट सिस्टम खत्म करेंगे तो जो लोग उनको वहाँ से इनकम आ रहा था, जिनका लाइफ एक सेट था, उनको आप क्या करेंगे? क्योंकि वो एक चैलेंज बन जाता है, बिकॉज दे विल बिकम नेगेटिव, दे विल बिकम एंटी सोशल अगर आप उनको प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पाते। तो दैट्स अ बिग चैलेंज, बट सिस्टम को खत्म करना स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन्स ने इस बार बढ़ चढ़ के बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं विमेन्स का सेफ्टी इज अ वेरी की फीचर। इसमें उनका टॉप प्रायोरिटी रहेगा कि इसको किस तरह से हम इंश्योर करें, जो कि फर्स्ट डे के एंड ऑफ द डे में अधिकारी जी ने कहा था कि वी विल इंश्योर कि रात को 2 बजे भी अगर एक विमेन या लड़की औरत अगर यहाँ पे करना चाहे तो वी विल इंश्योर कि वो वहाँ पे निकल पाए सेफली, एंड विल प्रोवाइड ऑल द बैकअप security से related चीजें, will provide the environment also. State has a combination of educated and trained young power. बंगाल में तो दोनों ही चीजें हैं, बट स्टिल अभी तक प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज नहीं आ रही थी, आईटी पूरी तरह नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। यहाँ से लोग छोड़ के भाग रहे थे, जो मैंने आपको बताया था, माइग्रेशन ऑफ लेबर हो रहा था। तो उन लेबर्स को वापस लाना, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ से बांग्लादेशियों को हटाएंगे कि नाउ यू वांट द पीपल टू वर्कर्स हियर, तो उन लोगों को वापस लेके आना, तो ये एक चैलेंज है जिसपे कि गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। बट वंस द थिंग्स आर इन अ पॉजिटिव राइट फ्रेम ऑफ थिंग्स, आईटी सेक्टर हो गया, बाकी और डिफरेंट डाटा सेक्टर्स हो गए, कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे कि बंगाल विल बिकम, आप अगर डिफेंस का लेते हैं तो डिफेंस का प्रोडक्शन का बिग अपॉर्चुनिटी इन बंगाल। उसके बाद अपना शिपयार्ड का यहाँ पे हो सकता है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आते हैं। पानी का यहाँ पे गंगा है तो रिवर का जो ये ट्रांसपोर्टेशन दैट कैन बी अ बिग थिंग इन वेस्ट बंगाल। तो वो सारी चीजें को डेवलप किया जा सकता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल जो है वो जो कनेक्शन इंटरनेट की मैंने बात की थी, वहां से आसियान का ट्रेड जाएगा। तो जितना अच्छा एनवायरनमेंट आप बनाएंगे उतना इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट फ्रॉम दैट। जितनी भी गाड़ियां जितने भी ट्रेड वहां से जाएंगे तो उसका जो मॉनिटरी बेनिफिट है, स्टेट विल गेट द मॉनिटरी बेनिफिट। उसके बाद जो बॉर्डर का रीएनफोर्समेंट है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था बांग्लादेश से सारे बॉर्डर्स को बंद करना, जो डे 2 से ही स्टार्ट हो चुका है। इमीडिएटली लैंड एक्वायर किया गया है, काम चालू कर दिया गया है। वो अगर एक बार सेट हो जाएगा तो वहां से कहीं ना कहीं वो चिकन नेक का सॉल्यूशन पे भी वर्क किया जाएगा, जिसपे में भी आने वाले कुछ दिनों में सिंधु जो चल रहा है दैट विल कंटिन्यू एंड वी विल सी इंडिया चिकन नेक का एक और एक अलग से वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि वो एक ब्रॉडर हो जाएगा चिकन नेक, और वो अगर सॉल्व होता है तो पीओके का भी सॉल्यूशन उससे रिलेटेड है। तो दोस थिंग्स विल पॉजिटिवली हैपन फॉर द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट को जैसे कि हर कोई आइसोलेट करना चाहता है इंडिया से, तो अगर वेस्ट बंगाल प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट भी स्टेबलाइज हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेबलाइज हो जाएगा तो ईस्ट का जो टोटल ट्रेड है दैट विल आल्सो स्टेबलाइज। तो उससे क्या साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, ये सब जगह जो है धीरे धीरे करके इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा।
और मोदी ने ये मिशन, जब पहले दिन मोदी जी बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने पहला जो नारा दिया था, थिंक ईस्ट, यानी कि उनका कहना था कि अभी जैसे राहुल गांधी ने इंडिया को ऐसे वर्टिकली डिवाइड किया, नॉर्थ एंड साउथ, बट हमें एक्चुअली उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, हमें वर्टिकली डिवाइड करना है, लेकिन ईस्ट एंड वेस्ट। तो अभी अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे तो वेस्ट जो है ज्यादा डेवलप्ड है इंडिया का, rather than ईस्ट। अगर आप ईस्ट को डेवलप कर देते हैं तो होल कंट्री विल बी बेटर। तो इसी को लेके बीजेपी अपना एजेंडा सेट करेगी ऐसा लगता है। ओके। वी होप कि आने वाले टाइम में वेस्ट बंगाल becomes the fulcrum to India's development, and comes up as a developed state for the हाँ, तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल में जाके एक उसका नाम है एम स्टडीज़ लाइक एंटरटेनमेंट, जिसका लिंक मैं बायो में ऐड कर दूँगा, प्लीज़ विजिट दैट। तो एक एंटरटेनमेंट चैनल है, और इंस्टाग्राम और एक्स का भी नीचे लिंक रहेगा। चलो बाय, थैंक यू। और लास्ट बस आपको ये कहना चाहेंगे सारे दर्शकों से, अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे सुनना चाहते हैं हमसे जिसपे कि आपका इंटरेस्ट है, तो काइंडली कमेंट्स में आप अपना डाल सकते हैं। विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट एंड विल श्योरली कम अप विद द टॉपिक। Comment is open for everyone. Okay. Yeah. So thank you for coming. Yeah, definitely. Thank you for coming. धन्यवाद।